गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया ओमान एफटीए। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक ट्रेड डील साइन की है ओमान के साथ एक्सपैंड करने के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट एशिया में, क्योंकि ग्रोइंग ट्रेड बैरियर्स आ रहे हैं यूएस और ईयू जैसे एरियाज से। तो ये इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया की स्ट्रेटजी है, कि इंडिया की स्ट्रेटजी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को एक्सेलरेट करने की, उसके साथ अलाइन करता है डाइवर्सिफाई मार्केट्स में एंटर करने के लिए। तो ओमान जो है उसने ये फर्स्ट एफटीए साइन किया है पिछले 2 डेकेड्स में। इंडिया का सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव गल्फ एफटीए है ये आफ्टर विद यूएई। ठीक है। अब इंडिया जो है पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में सिक्स्थ एफटीए साइन कर चुका है आफ्टर मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए एंड यूके। हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो लगभग $10.5 बिलियन का है, मोस्टली एनर्जी इंपोर्ट्स है हमारे। तो ओमान जो है वो इंडिया को 98.08% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा, मतलब लगभग 99.38% जो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू ओमान टैरिफ फ्री रहेंगे। अब इंडिया जो है 77.79% अपनी टैरिफ लाइंस पर उनको टैरिफ्स को लिबरलाइज करेगा ओमान के लिए, जो कि 94.81% इम्पोर्ट्स फ्रॉम ओमान को कवर करता है। ओमान ऑलरेडी जो है उनके पास यूएस के साथ एक एफटीए है, 2009 से ही साइन हुआ है जो। तो इंडिया को इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसमें। इंडिया और ओमान का जब एफटीए होगा तो ओमान और यूएस के एफटीए का भी फ़ायदा हमें उससे मिल सकेगा। तो फुल टैरिफ एलिमिनेशन जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में दिया जा रहा है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स। तो इससे जो है एमएसएमईज, आर्टिसंस, वुमेन लेड एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा इंडिया में। और जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया ने एक्सक्लूड करवाए हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन, कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स या स्क्रैप ऑफ सेवरल बेस मेटल्स। तो एक मेजर हाईलाइट जो है सीपा की ये है कि एनहेंस मोबिलिटी मिल रही है प्रोफेशनल्स को, ताकि मोर लिबरल एंट्री और स्टे हो जाए स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए। तो ओमान जो है सब्सटैंशियल कमिटमेंट्स भी दे रहा है कई सर्विसेज सेक्टर्स में, जैसे 100% एफडीआई अलाउड है इंडियन कंपनीज़ को मेजर सर्विसेज सेक्टर में ओमान में। ठीक है। तो ओमान जो है चाहे जो वो छोटा है लेकिन डाइवर्सिफाइड है, लेस डिवर्सिफाइड है यूएई से, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए एज अ ट्रेड हब कनेक्टिंग वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। लगभग $40 बिलियन के एनुअल इंपोर्ट्स होते हैं, तो ओमान बेसिकली इम्पोर्टेड मशीनरी पर रिलाई करता है। और इंडिया लगभग $4.06 बिलियन के मर्केंडाइज जो है वो 2024-25 में ओमान में भेज चुका है, और वहाँ से $6.5 बिलियन के गुड्स जो है ओमान ने से लिए हैं इंडिया ने। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो ओमान को हैं वो डबल हो चुके हैं पिछले 5 सालों में, जैसे कि मशीनरी पार्ट्स, फिर एयरक्राफ्ट, राइस, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, सेरामिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओमान के जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया में हैं क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल इनपुट्स। ओमान का यूएस के साथ एफटीबी है, तो ड्यूटी फ्री एक्सेस हमें कई प्रोडक्ट्स का मिल जाएगा अमेरिकन मार्केट में। ओमान के ग्लोबल सर्विसेज इंपोर्ट्स जो हैं वो लगभग 12.52 बिलियन के हैं, और इंडिया लगभग उसमें 5.31% शेयर होल्ड करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सभा सार इनिशिएटिव। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को अबाउट सभा सार इनिशिएटिव। एआई इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन टूल है ये। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने इसको लॉन्च किया है, ताकि सभी स्टेट्स और यूटीज़ और ग्राम पंचायत जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकें। और ये एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। तो ये क्या करता है कि जो मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं, ग्राम सभा वीडियोज़ और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के, वो बहुत जल्दी से जनरेट कर देता है। और ये भाषिणी प्लेटफॉर्म जो एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है उस पर बेस्ड है। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये वीडियो और ऑडियो दोनों से जनरेट कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन सभी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में जनरेट कर देता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स को रिसेंटली 2 PRSI नेशनल अवार्ड्स मिले हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया से। तो NCSM जो है वो एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, और इसके ओन नेटवर्क ऑफ साइंस और म्यूजियम सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री।
तो जो एनसीएसएम है ये साइंस या सेंटर्स या म्यूजियम बनाता है डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी, और इसने कई सेंटर्स और गैलरीज बनाए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ONGC, BEL, ICAR के लिए भी। इवन इंटरनेशनली भी कोलैबोरेट करता है ये डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम, साइंस सेंटर्स या गैलरीज के लिए। कम्युनिकेट करता है साइंस ताकि एम्पावर हो सके लोग थ्रू मोबाइल साइंस एग्जीबिशंस, लेक्चर्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन स्कीम। टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन स्कीम के बारे में लोकसभा को बताया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। ये सपोर्ट करती है इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड सिटीजन आउटरीच ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स और इनिशिएटिव्स। तो इस ताकि रूरल, ट्राइबल, रिमोट और अर्बन पॉपुलेशन को अक्रॉस द कंट्री रीच किया जा सके। इसको इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मीडिया यूनिट्स करते हैं, जैसे CBC, PIB, न्यू मीडिया विंग। तो CBC क्या है? यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में ही। मैंडेट है इसके पास कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस देना मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑटोनोमस बॉडीज़ को। और ये एजुकेट कर रहा है लोगों को, चाहे रूरल हो या अर्बन लोगों को, अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन ने बताया है कि 136 प्रोजेक्ट्स जो 542 करोड़ के हैं वो अप्रूव किए गए हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंडर। तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम फ्लैगशिप स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की, जो 2022 में लॉन्च हुई थी। ये फंड करना चाहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, एनकरेज करती है कोलैबोरेशन अमंग अकेडमिया, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। माइलस्टोन बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है एलिजिबल एंटिटीज़ को, और ये सपोर्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीकॉम सॉल्यूशंस की सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड वाटर मैनेजमेंट। डिजिटल भारत निधि, जिसको हम USOF कहते थे पहले, उससे फंडेड है। डोमेस्टिक कंपनीज मोस्टली जो R&D पर फोकस्ड है वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हॉर्मुज आइलैंड। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल फिनोमिना एक नोट किया गया है ईरान के हॉर्मुज आइलैंड में, जिसमें कि ब्लड रेड लैंडस्केप ओवरनाइट विटनेस किया गया है कोस्ट लाइन्स में। हॉर्मुज आइलैंड एक हिली आइलैंड है ईरान का, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। इसको रेनबो आइलैंड भी कहते हैं कलरफुल सॉइल की वजह से। सेडिमेंट्री रॉक और वॉल्केनिक हैश है यहाँ पर। मोस्टली रेड कलर की यहाँ पर लैंडस्केप है बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड का हाई कंसनट्रेशन प्रेजेंस, खासकर हेमेटाइट का। तो जब वेव्स यहाँ पर ओशन की जो है हिट करती हैं सैंड्स को, सैंड ऑफ दिस आइलैंड को, तो वेव्स जो हैं वो पिंक हो जाती हैं। और ये वैसे बैरन आइलैंड है, और यहाँ के जो नेटिव हैं आइलैंड के वो बांदारी ग्रुप है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइट स्पॉट डिसीज़। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ फिशरीज ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को अबाउट वाइट स्पॉट डिसीज़। हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो क्रस्टेशियंस को अफेक्ट करती है। वायरस जिसका नाम है वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, उसकी वजह से होता है। श्रिम्प जो है उनको एनोरेक्सिया, लिथार्जी, रेडिश डिस्कलरेशन हो जाती है। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, दोनों साइड से होता है ये, और ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया है कई कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-Oman FTA. This topic is important for your economy section and international relations. So India has signed a trade deal with Oman to expand export opportunities in West Asia amid the growing trade barriers in the US and EU, including tariffs and carbon taxes. So the signing of this India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement aligns with India's strategy of accelerating free trade agreements to diversify markets of such as because uncertainty persists over US trade deal. So this is Oman's first FTA in nearly 2 decades, and this is India's second comprehensive Gulf FTA after the UAE one, with which was signed in 2022, and this is India's sixth free trade pact in the past 5 years, following deals with the UAE, Mauritius, Australia, EFTA, and UK. And bilateral trade between two sides is about $10.5 billion. Oman will grant duty free access to about 99.38% of India's exports to Oman. India will liberalize tariffs on about 94.81% of imports from Oman. Oman already has a duty free access to the US under its FTA. So, it will give
full tariff elimination for labor-intensive sectors, and which will boost the MSMEs, artisans, women-led enterprises, and employment. And sensitive products like agriculture products, certain labor-intensive items, scrap of several base metals have been excluded by India to protect the domestic industry. So, enhanced mobility of professionals is the major highlight of this SEPA. This will allow more liberal entry and stay for skilled professionals. Oman also offers substantial commitments across key services, and it also allows 100% FDI by Indian companies in major services sectors in Oman via commercial presence. So Oman, through some smaller and less Oman, though smaller and less diversified than the UAE, holds strategic importance for India as a trade hub connecting Asia and Africa. With annual imports of about $40 billion, Oman relies heavily on imported machinery. India exported about 4.06 billion worth of merchandise to Oman in 2024-25. It imported about $6.5 billion worth of goods from Oman. Indian exports to Oman have doubled over the past 5 years, and it includes machinery and parts, aircraft, rice, iron and steel articles, beauty and personal care products, ceramics, petroleum products. Oman's main exports include crude oil, LNG, fertilizers, and chemical inputs. Oman also has a US FTA enabling duty free access for many products into the American market. India will also gain significantly in services, and Oman's global services imports cost about $12.52 billion, with India holding a 5.31% share. So the next topic is Sabha Sar initiative. This topic is important for your governance section. So Union Minister has informed the Rajya Sabha about Sabha Sar initiative. So this is an AI-enabled voice-to-text meeting summarization tool launched by Ministry of Panchayati Raj. It is available to all states and UTs, and even Gram Panchayats are progressively adopting it for routine Gram Panchayat and Gram Sabha and Panchayat meetings. It operates on AI and cloud infrastructure. It leverages the power of AI to generate structured minutes of meetings from Gram Sabha videos and audio recordings. It is built on Bhashini platform, which is an AI-powered language translation platform. It also generates transcription from a video or audio. It enables transcription in all major Indian languages. So the next topic is National Council of Science Museums. This topic is important for your governance section. So National Council of Science Museums has recently received two prestigious PRSI National Awards 2025 from the Public Relations Society of India. So this is an NCSM is an autonomous society under Ministry of Culture. It has its headquarters in Kolkata. It has its own network of science museums and centers also. So NCSM develops science centers, museums for different states and union territories too. It has developed several centers and galleries for different government organizations like ONGC, BEL, ICAR, etc. It has also collaborated internationally for the development of museum or science centers for galleries like the Rajiv Gandhi Science Center, Mauritius, India Gallery for Buddhism at Sri Lanka. So it also strives to communicate science to empower people through its mobile science exhibitions, lectures, and workshops. So the next topic is Development, Communication and Information Dissemination Scheme. This topic is important for your governance section. So recently, Minister of State for Information and Broadcasting has informed Lok Sabha about the Development, Communication and Information Dissemination Scheme, which is a central sector scheme of Ministry of Information and Broadcasting. It supports the information dissemination and citizen outreach of government programs, schemes, and initiatives. So it emphasizes on reaching out to the rural, tribal, remote, and urban populations across the country. It is implemented by Ministry of Information and Broadcasting through its media units like CBC, PIB, and New Media Wing. So, what is CBC? It is a unit of Ministry of Information and Broadcasting. It has the mandate of providing communication solutions to ministries, departments, public sector undertakings, and autonomous bodies. So, it is engaged in the process of educating people, both rural and urban. Okay. So the next topic is Technology Development Fund Scheme. This topic is important for your economy section. Minister of State for Communication has said recently that as of now, 136 projects amounting to 42 crore rupees have been approved under the Technology Development Fund Scheme.
So this is a flagship scheme of Department of Telecommunications launched in 2022. It aims to fund research and development in rural specific communication technology applications. It encourages collaboration among academia, startups, research institutes, and industry stakeholders to drive innovation. It also provides milestone based financial assistance to eligible entities. It supports the development of state of the art telecom solutions. um, in key sectors like education, agriculture, health, and water management. The funding under the scheme is provided through the Digital Bharat Nidhi. Okay, so domestic companies which have a focus on telecom R&D are eligible for this funds benefits. So the next topic is Hormuz Island. This topic is important for your international relations. Breathtaking natural phenomena recently turned Iran's Hormuz Island into a global talking point as its coastline transformed into a surreal blood red landscape overnight. Hormuz Island is a hilly island of Iran on the Strait of Hormuz between Persian Gulf and Gulf of Oman. It is known for its unique scenery and colorful soil. Therefore, it is given the nickname Rainbow Island. It is covered by sedimentary rock and volcanic ash. The landscape of Hormuz Island is mostly red in color due to the high concentration of iron oxide, especially in a mineral called hematite. But whenever waves from ocean hit the sands of Hormuz Island, those waves turn pink. It is mostly a barren island, and people native to the island belong to an ethnic group known as Bandari. Okay. So the next topic is white spot disease. This topic is important for your environment section. Recently, Minister of Fisheries has informed Rajya Sabha about the white spot disease. So it's a highly contagious viral infection which affects crustaceans. It is caused by a virus called white spot syndrome virus. The affected shrimp exhibit anorexia, lethargy, reddish discoloration, and even presence of circular white spots on the carapace and other exoskeletal parts. It can be transmitted both horizontally as well as vertically and has been officially reported from many countries including India. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.